न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच स्टार्ट हुई टी20 सीरीज का पहला मैच जो कि खेला जाएगा बे ओवल माउंटमोंगनी के उस मैदान पर 15 मार्च को 11:45 पर भारत के समय के हिसाब से, लेकिन वहां के लोकल टाइम के हिसाब से शाम को 7:15 पर, जहां पर आखिरी 10 टी20 मुकाबले जो खेले गए हैं, अगर आप उसके रिजल्ट्स को जाकर के देखें तो 5 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम, 4 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें मैचेस जीती हैं, जबकि एक मैच यहाँ पर टाई भी हुआ है, जिसमें से आखिरी 4 मैचेस के स्कोर कार्ड अगर आप देखें, जहां पर न्यूजीलैंड की टीम ने 181 रन तो बनाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने उसको बड़ी आसानी से चेस कर दिया, जहां पर पावर प्ले में पहली इनिंग की जो बॉलिंग हुई वहां पर बॉलर्स को मदद मिली, 49 के स्कोर पर 3 विकेटें गिरी, लेकिन सेकंड इनिंग के पावर प्ले में बॉलर्स के लिए वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। और वहीं पर अगर आप लोकल टाइम की भी बात करें तो आज का मैच भी वहां के लोकल टाइम के हिसाब से शाम को 7:15 पर स्टार्ट होगा, और यह मैच भी शाम को 7:15 पर ही हुआ था वहां की लोकल टाइम के हिसाब से। और वहीं पर अगर हम बात करें जो सेकंड लास्ट मैच वो भी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का ही हुआ था, वहां पर भी न्यूजीलैंड के बनाए गए स्कोर को चेज करके ऑस्ट्रेलियन टीम ने बड़ी आसानी से मैच को जीता था। और यहां पर भी कंडीशन सेम दिखाई पड़ी थी, जहां पर पहली इनिंग की बॉलिंग में 3 विकेटें गिरी थी पावर प्ले में, लेकिन सेकंड इनिंग की बॉलिंग में वो विकेटें गिरती दिखाई नहीं पड़ी। और वहीं पर जो दो और यहां पर मुकाबले खेले गए सबसे रिसेंट के 31 दिसंबर 2025 को और 4 जनवरी 2026 को, जो वहां पर सुपर स्मैश होता है उसके डोमेस्टिक टी20 मैचेस, तो उसमें भी देखेंगे तो 194 के स्कोर निश्चित तौर पर डिफेंड तो हो गया, लेकिन काफी एक क्लोज मैच हुआ, जहां पर 184 तक पहुंची थी सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम। और यहां पर भी देखेंगे तो ओटागो की टीम के खिलाफ नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की टीम ने 166 के स्कोर को चेज करते हुए मैच को टाई करा दिया था। तो काफी हद तक आखिरी 4 मैचेस के स्कोर कार्ड अगर आप देखें, जिसमें निश्चित तौर पर पहली इनिंग की बॉलिंग में, और उसमें तो ये दोनों जो मुकाबले थे सेम टाइमिंग पर हुए थे, जो कि आज की इस मैच की भी टाइमिंग है, लेकिन ये बाकी जो दोनों मैचेस थे थोड़े से अर्लियर स्टार्ट हुए थे, जब पिच के ऊपर धूप भी पड़ रही थी, तो वहां पर उतनी मदद पेसर्स के लिए थी नहीं पहली इनिंग के पावर प्ले में। लेकिन चूंकि 7:15 पर मैच होगा तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है न्यूजीलैंड जैसे देशों में, खास करके जब वेदर यहाँ पर थोड़ा सा ठंडा होना शुरू होगा और ज्यादा, तो निश्चित तौर पर शुरुआत में नई गेंद से यहाँ पर तेज गेंदबाजों को हेल्प मिलने वाली है, जो कि आपने इन दोनों मैचेस में देखा भी। और जैसी कंडीशन हमने इन चारों मैचेस में देखी है कि ऑलमोस्ट स्कोर चेज यहाँ पर हुए हैं हर बार, तो निश्चित तौर पर कोई भी टीम यहाँ पर टॉस जीत कर मुझे लगता है कि आज भी बैटिंग सेकंड करना ही प्रेफर करेगी। बाकी स्पिन को 12 और पेस को जो 35 विकेटें इन चारों मैचेस में मिली हैं, वो भी काफी हद तक क्लियर कर देता है कि पेसर्स का ही यहाँ पर गेम होगा। बाकी दोनों टीमों का आगे चल करके अगर आप फॉर्मेशन भी देखेंगे ना, तो पेसर फ्रेंडली टीमें ही हैं दोनों, स्पिनर्स उतने बड़े बड़े आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इवन दोनों टीम में ही काफी सारे नए चेहरे देखने को मिलेंगे, तो उनको देखते हुए और उसके बाद जब टॉस हो जाएगा तो पिच कैसी है उसको देखने के बाद, हालांकि वेदर फोरकास्ट तो यही है कि बारिश की कोई नामो निशान यहाँ पर है नहीं, पूरे दिन यहाँ पर पिच के ऊपर धूप पड़ेगी और रात में तो निश्चित तौर पर रात ही होगी, तो ऐसा कोई वेदर को लेकर के तो कोई कंसर्न है नहीं। लेकिन बाकी सारी जो कंडीशंस होंगी उसके बेसिस पर हमारी फाइनल टीम क्या बनेगी वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर ही बताऊंगा। टॉस के बाद आपको वहां पर सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी पिच रिपोर्ट के साथ, तो जाकर के नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है उसको क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन जरूर करिए। और फिलहाल आगे आइए हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो प्लेइंग 11 जो पॉसिबली हो सकती है आज के इस मैच में न्यूजीलैंड की तरफ से, जहां पर आपको टिम रॉबिन्सन डेवॉन कॉनवे के साथ आपको ओपन करते दिखाई पड़ेंगे, जिसमें डेवॉन कॉनवे अभी वर्ल्ड कप की भी टीम में थे, लेकिन पूरे टूर्नामेंट के दौरान बेंच पर बैठे रहे, ये फाइनली आपको ओपन करते दिखाई पड़ सकते हैं टिम रॉबिन्सन के साथ। और उसके बाद आएंगे निक केली, कॉल मैकॉन्ची, बेवन जैकब्स और जॉश क्लार्कसन। अब देखना पड़ेगा बैटिंग ऑर्डर क्या इसी तरीके से रहेगा या हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ पर फ्लक्चुएशन करे ये टीम, लेकिन उसके बाद जिमी नीशम इनके पास है, सैंडनर भी इस मैच में खेलेंगे, बाकी जैकरी फुक्स है, काइल जेमिसन है और ईस्ट सोडी एज लेग स्पिनर आपको खेलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो ये तो मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 होगी, लेकिन पूरा जो स्क्वाड है जो कुल टोटल 13 मेंबर का पहले मैच के लिए अनाउंस किया गया है, उसमें बेन सीयर्स भी हैं, नेथन स्मिथ भी हैं, तो हो सकता है इनमें से भी किसी एक को मौका मिले। अब कौन खेलेगा वो तो निश्चित तौर पर हमको टॉस के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 हो सकती है जो पूरा स्क्वाड है उसके बारे में तो आपको मैंने बता ही दिया। इन्फॉर्मेशन तो हर एक प्लेयर की हम यहाँ पर लेंगे, जिसमें शुरुआत करेंगे करियर स्टार्ट से कि जो 13 मेंबर का स्क्वाड है उनका क्या रहा है पूरा का पूरा अनुभव टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का। तो उसमें सबसे कोई फ्रेश चेहरा तो वो बेवन जैकब्स ही है, 5 मैचेस खेल करके 71 रन है, 4 मैचेस खेल करके एक्चुअली 71 रन है। वहीं पर जॉश क्लार्कसन के 5 मैच में 75 रन है, 1 विकेट है, जो कि बॉलिंग में थोड़ी बहुत कर लेते हैं। ठीक उसी तरह से बाकी प्लेयर्स के भी करियर के आंकड़े आप देख करके उनके अनुभव के बारे में समझ सकते हैं, और उसके बाद आकर के रीसेंट फॉर्म देखें तो ये जो टीम है न्यूजीलैंड की, इनके ज्यादातर प्लेयर्स हालांकि नए चेहरों के तौर पर आज खेलते दिखाई पड़ेंगे, जिसमें डेवॉन कॉनवे पूरे वर्ल्ड कप में स्क्वाड में रहे जरूर, लेकिन प्लेइंग 11 में नहीं खेल पाए, लेकिन इनका फॉर्म अगर आप देखेंगे तो बहुत ही इनकंसिस्टेंट रहा है। इवन टिम रॉबिन्सन का भी फॉर्म अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल भी अच्छा आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। इवन दहाई के आंकड़े भी काफी कम बार ही पार कर पाए हैं, लेकिन टिम रॉबिन्सन एक ऐसे प्लेयर है ना, हिट एंड मिस प्लेयर, यानी कि बल्ला चलाएंगे लग गई तो निश्चित तौर पर आगे बढ़कर के रन बना भी देंगे, वरना पहले आउट होकर के भी चले जाएंगे। जबकि डेवॉन कॉनवे पर टेक्निकली अगर आप बात करें तो निश्चित तौर पर आप थोड़ा बहुत भरोसा जरूर कर सकते हैं। बाकी निक के लिए इनके साथ एक एडवांटेज है इनकी बॉलिंग का, जो कि कॉल मैकॉन्ची के साथ भी बनता है, जोश क्लार्कसन के साथ भी बनता है, जिमी नीशम के साथ भी बनता है। हालांकि मिचेल सैंटनर भी एज ए बैटर अब रिसेंट टाइम में देखें तो 43 9 नाबाद 47 4 और 17
अहमदाबाद की पारियां खेलते रहे हैं, लेकिन एज अ बॉलर अगर आप इनके लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स में देखें तो पूरे टी20 वर्ल्ड कप में इनको विकेटें ना के बराबर मिली हैं और आखिरी के अगर 5 मैचेस देखें तो उसमें एक ही विकेट है, लेकिन बल्ले से इन्होंने ठीक ठाक काम अपना किया है। और उस हिसाब से चाहे हम बात करें यहाँ पर मिचेल सेंटनर की और चाहे हम बात करें टेक्निकली वेल इक्विप्ड बैटर डेवॉन कॉनवे की, इनको लेकर के हमको कोई डाउट नहीं करना चाहिए और इनको अपनी टीम में जरूर ले लेना चाहिए। लेकिन उसके अलावा जैसे मैं आपको कह रहा था कि निक केली, कोल मैकॉन्ची और जोश क्लार्कसन इस टीम के अंदर 3 ऐसे प्लेयर है जिनकी एडवांटेज आती है इनके साथ इनकी बॉलिंग की। लेकिन इसमें भी अगर हम बात करें तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन होगा एज अ बॉलर जो बॉलिंग करने के जिसके चांसेस सबसे ज्यादा होंगे वो होंगे कोल मैकॉन्ची, जो भी वर्ल्ड कप में कुछ मैचेस खेले भी थे, बढ़िया परफॉर्मेंस ओवरऑल इन्होंने दी थी। और बाकी चाहे निक केली की बात कर लें चाहे जोश क्लार्कसन की बात कर लें, इन दोनों का फॉर्म अगर आप देखें तो एज अ बैटर फॉर्म तो ठीक ठाक लगा हुआ है, लेकिन ये बॉलिंग करेंगे कि नहीं करेंगे इसके चांसेस बिल्कुल ना के बराबर ही होते हैं। कभी कभार बाई चांस एज अ पार्ट टाइमर आ जाएंगे, लेकिन कोल मैकॉन्ची उसमें से मेरे हिसाब से सबसे सेफ ऑप्शन होंगे जो बॉलिंग पक्के तौर पर करेंगे एक ऑफ स्पिनर के तौर पर। उसका एक और भी रीजन है जो आगे आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा साउथ अफ्रीकन टीम की प्लेइंग इलेवन और बैटिंग ऑर्डर को देखते हुए। तो ये 3 प्लेयर तो मेरे हिसाब से एक पक्के ऑप्शन के तौर पर सीधे मेरी टीम में आते हैं। और उसके बाद बॉलिंग के तौर पर अगर आप देखें तो जैकरी फूक्स भी है, काइल जेमिसन भी है, ईस्ट स्टोडी भी है, जिसमें से अगर हम बात करें जैकरी फूक्स की तो ये भी बिल्कुल कंसिस्टेंटली फॉर्म में नहीं है, इवन काइल जेमिसन भी और ईस्ट स्टोडी भी उतने अच्छे फॉर्म में दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन जब सामने साउथ अफ्रीकन टीम हो तो निश्चित तौर पर किस इनिंग की बैटिंग बॉलिंग होगी और उसमें कैसी कंडीशन होगी उसके बेसिस पर इन दोनों में से किसी एक पेसर को आप लेकर के जा सकते हैं। लेकिन ईस्ट स्टोडी को मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर सेकंड इनिंग की बॉलिंग है तो 100% आप अपने टीम में रख सकते हैं, जिसमें आगे के भी कुछ आंकड़ों के हम सहारा लेंगे। जिसमें सबसे पहले तो हेड टू हेड की बात आती है कि जब बात आती है खेलने की साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलने को लेकर के कि कैसी परफॉर्मेंसेज रही है टी20 फॉर्मेट में, हेड टू हेड की जब बात आती है तो उसमें देखेंगे तो टिम रॉबिन्सन ने एक मैच खेला साउथ अफ्रीका के खिलाफ 75 रन बनाए हैं, वहीं पर डेवॉन कॉनवे ने 3 मैच खेल करके 75 रन बनाए हैं। बाकी प्लेयर्स में से केवल कोल मैकॉन्ची है जो कि एक मैच खेल करके 2 विकेट ले पाए हैं जब बॉलर, लेकिन वहीं पर बेवन जैकब्स के एक मैच पर 44 रन है। जिमी नीशम और मिचेल सेंटनर के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा पुअर हैं, हालांकि जिमी नीशम स्टिल काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और जिमी नीशम के बारे में हम यहाँ पर रिसेंट फॉर्म में तो आपने देखा था कि कैसे नंबर्स इनके थे, लेकिन साथ ही साथ अगर आपको याद हो कि आखिरी जो टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हुआ था, और जनरली जब ये टीम में होते हैं ना तो डेथ ओवर बॉलिंग करते भी करते हैं, ना सिर्फ टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में इन्होंने बॉलिंग करी थी डेथ ओवर्स में, बल्कि ये करते ही हैं डेथ ओवर्स की बॉलिंग। और पहली इनिंग की बॉलिंग रहेगी तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे ऑप्शन होंगे आज के इस मैच में। बाकी प्लेयरों का तो आंकड़ा आपने काफी हद तक देखा, और ईस्ट स्टोडी इनके भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 मैच में 4 विकेटें हैं। और उसमें अगर आप आगे बढ़ते हुए एक और चीज देखें कि वेन्यू पर इस मैदान पर कैसी परफॉर्मेंसेज रही हैं इन प्लेयर्स की, तो वो आपके सामने है। एक तो इनका अपना होम क्राउड होगा, होम ग्राउंड होगा बेसिकली, और उसमें देखेंगे तो टिम रॉबिन्सन के आंकड़े यहाँ पर भी जबरदस्त दिखाई पड़ेंगे। डेवॉन कॉनवे के नंबर्स थोड़े से एवरेज हैं लेकिन काफी ठीक ठाक से हैं, बाकी निक के लिए उतना कुछ खास कर नहीं पाए। इवन कोल मैकॉन्ची की भी 2 मैच पे 14 रन है, 2 विकेटें हैं। और उसके बाद बाकी प्लेयर्स के आंकड़े अगर आप देखते जाए तो मिचेल सेंटनर के भी नंबर थोड़े से एवरेज ही हैं, लेकिन यहाँ पर जिमी नीशम थोड़ा सा बेहतर करता दिखाई पड़ता है। जोश क्लार्कसन के आंकड़े आप देख सकते हैं, यहाँ पर जैकरी फूक्स के आंकड़े काफी अच्छे हैं, काइल जेमिसन के 3 मैच पे 4 विकेटें हैं, ईस्ट स्टोडी के 18 मैच पे 25 विकेट। तो फाइनल जो हमारा कंक्लूजन बनता दिखाई पड़ रहा है कि निश्चित तौर पर डेवॉन कॉनवे को लेकर के, कोल मैकॉन्ची को लेकर के, और साथ ही साथ अगर आप देखें सेंटनर जो कि रिसेंट टाइम में बैटिंग भी ठीक ठाक कर रहे हैं, इनको लेकर के उतना डाउट बनाना आपको है नहीं। लेकिन जो बाकी प्लेयर हैं जिसमें जिमी नीशम को पहली इनिंग की अगर बॉलिंग है तो पक्के तौर पर आप पिक करिएगा। टिम रॉबिन्सन निश्चित तौर पर एक बैटर के तौर पर जिस तरह के फॉर्म में है, सेकंड इनिंग की बैटिंग है तो वहां पर आप इनको जरूर पिक कर लीजिएगा। और उसके बाद नीचे अगर आप आए तो जैकरी फूक्स और काइल जेमिसन जैसे जो प्लेयर हैं, काइल जेमिसन मेरे हिसाब से सेकंड इनिंग की बॉलिंग में, जैकरी फूक्स पहली इनिंग की बॉलिंग के लिए बेस्ट होंगे। और उसी तरह से ईस्ट स्टोडी का भी आपको मैं क्लियर कर चुका हूं कि सेकंड इनिंग की बॉलिंग है तो एक काफी शानदार ऑप्शन होंगे इस मैदान पर। हालांकि ईस्ट स्टोडी को मैं पहली इनिंग की बॉलिंग में भी आप पिक कर सकते हैं, हालांकि उसमें देखना पड़ेगा कि ये टीम कितने और बॉलर लेकर के आई है, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप में हमने देखा था कि इंडिया में तो थे मैचेस लेकिन उतनी बॉलिंग ये लोग दे नहीं रहे थे इस जोड़ी को, तो वो भी एक फैक्टर रहेगा। बाकी वीकनेसेस देखने आए, प्लेयर बैटल देखने आए न्यूजीलैंड की बैटर्स की, तो टीम रॉबिन्सन केशव महाराज पर एक बार 2 गेंद पर आउट हो चुके बिना कोई रन बनाए। इवन डेवॉन कॉनवे भी 2 ही गेंद पर 2 रन बनाकर एक बार आउट हो चुके हैं। और बाकी कोल मैकॉन्ची ऑफ स्पिन और लेग स्पिन दोनों पर फंसते हैं, जिसके आंकड़े वो आपके सामने आपको देखने को मिल जाएंगे। जबकि आगे बेवन जैकब्स और जोश क्लार्कसन जो कि लेग स्पिन पर फंसते हैं, वो भी आंकड़ा आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो ऐसे बॉलर जो सामने की टीम में है या नहीं, उसको देखने के लिए पूरी न्यूजीलैंड की टीम को समझने के बाद अगर आप आए साउथ अफ्रीकन टीम का प्लेइंग इलेवन और बैटिंग ऑर्डर देखने, तो यहाँ पर भी आपको कई सारे नए चेहरे दिखाई पड़ेंगे, जिसमें कॉनर ईस्टर ह्यूजन है जो कि राइट हैंडेड बैटर हैं, टोनी डी जॉर्जी को आप थोड़ा बहुत जानते भी होंगे, लेफ्ट हैंडेड बैटर है, एक अच्छे हार्ड हिटर। बाकी रूबिन हरमन है, जॉर्डन हरमन है, दोनों के दोनों लेफ्ट हैंडर्स हैं, जिसमें से रूबिन हरमन विकेट कीपर बैटर हैं। बाकी
जेसन स्मिथ है, डियोन फॉरेस्टर है जो कि अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए हैं। और उसके बाद आते हैं जॉर्ज लिंडे, एक ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते हैं। बाकी ईथन बॉस्ट हैं, केशव महाराज हैं, गेराल्ड क्वेटजी और ओटनील बाटमैन। तो कोई लेग स्पिनर तो सामने की टीम में है नहीं, लेकिन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर के तौर पर दो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे, जिसमें तेज गेंदबाज तो निश्चित तौर पर दाहिने हाथ के हैं ही, बाएं हाथ का भी कोई तेज गेंदबाज आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन एक यूनिक चीज जो है वो इस टीम के अंदर जो आपको दिखाई पड़ेगी वो है बाएं हाथ के बल्लेबाजों की भरमार, जो कि आपको टॉप 6 में ही 4 दिखाई पड़ जाएंगे। 5वें आपको यहाँ पर एक और जॉर्ज लिंडे भी दिखाई पड़ जाएंगे अगर खेलते रहे तो जो लेफ्ट हैंडर्स की भरमार है ना, ये एक काफी हद तक उस तरफ आपको लेकर के जाएगी कि आप कोल मैकेंची को ना सिर्फ अपनी टीम में रखिए, बल्कि इवन आप उनको कप्तान है वस कप्तान भी बना सकते हैं। और यही एक रीजन भी था कि आपको मैं प्रेस भी कर रहा था कि कोल मैकेंची आपकी टीम में होने भी चाहिए, और जो कि ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं, बैटिंग भी ऊपर करेंगे। बाकी ये इनका बेंच है जहां पर लूथो सिपामला जैसा एक पेसर भी है, इवन इनके पास भी प्रेरला सुब्रान जैसा एक ऑफ स्पिनर है। देखना पड़ेगा इनको ये लोग खिलाते हैं या नहीं। बाकी करियर के आंकड़े अगर आपको देखने हो तो वो भी देख सकते हैं साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स के, जो कि कई सारे नए चेहरे हैं। हालांकि उसमें भी अगर आप देखें तो जॉर्डन हरमन के आंकड़े आपको दिखाई पड़ जाएंगे, रोबिन हरमन के आंकड़े, टोनी डी जॉर्जी, इन लोगों के क्या आंकड़े टी20 फॉर्मेट में रहे हैं एक्सपीरियंस के तौर पर, वो आप जरूर देख लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको एक ऐसा अनुभव तो कम से कम पता चल ही जाएगा कि कौन कितना टी20 क्रिकेट खेल करके यहाँ तक पहुंचा है और वो कैसी परफॉर्मेंस देकर के निकला है। उसमें अगर आप आगे बढ़ते हो, रिसेंट फॉर्म भी अगर आप देख लें इन सभी प्लेयर्स का जो साउथ अफ्रीका लिए खेलते हैं, तो कॉनर ईस्टर ह्यूजन एक निश्चित तौर पर स्ट्रोक प्लेयर है, उतना बेहतर फॉर्म इनका रिसेंट टाइम में लगा नहीं है और कभी चलेंगे कभी नहीं भी चलेंगे, चूंकि स्ट्रोक प्लेयर है वो आपको मैंने बताया ही। लेकिन उसी में आते हैं टोनी डी जॉर्जी, जो साउथ अफ्रीका के लिए भी काफी सारे मैचेस खेले और इनका फॉर्म अगर आप टॉप ऑर्डर के 4 बैटर्स में देखें, इवन 5वां बैटर जेसन स्मिथ भी अगर आप उसमें इंक्लूड कर दे तो सबसे बेहतर फॉर्म में कोई दिखाई पड़ रहा है फिलहाल तो वो टोनी दी जॉर्जी ही होंगे। और सेकंड बेस्ट ऑप्शन कोई मेरे हिसाब से, जो कि अब मैंने रिसेंट टाइम में जब इन प्लेयर्स को फॉलो किया है ना, तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन मुझे कोई दिखाई पड़ा तो वो है जॉर्डन हरमन। रन्स इनसे बहुत ज्यादा निकल करके नहीं आए हैं, लेकिन ये भी एक अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है जिनको हम निश्चित तौर पर इस वल्नरेबल बैटिंग ऑर्डर में से निश्चित तौर पर पिक कर सकते हैं। और उसके बाद आते हैं जेसन स्मिथ, उसके बाद आते हैं डियोन फॉरेस्टर। डियोन फॉरेस्टर एक ऑलराउंडर तो हैं, लेकिन बॉलिंग ना के बराबर करते हैं, और जिस तरीके की इनकी रिसेंट फॉर्म के हिसाब से बैटिंग देखने में लग रही है ना, डियोन फॉरेस्टर एक बहुत ही अच्छे ट्रम्प निकल करके आएंगे, एक बहुत अच्छे फिनिशर हैं, बाद में आकर के अच्छी खासी हार्ड हिटिंग करते हैं। और उसके बाद आते हैं जॉर्ज लिंडे। हालांकि देखना पड़ेगा इनको प्लेइंग इलेवन में खिलाते हैं या नहीं। हालांकि अगर आप ओवरऑल इनका रिसेंट फॉर्म देखें तो बल्ले से ज्यादा बेहतर फॉर्म में रहे हैं और यूटिलिटी इनकी काफी अच्छी बन जाती है, तो ये अपनी टीम में आ जाते हैं। और उसके बाद आते हैं ईथन बॉश, राइट आर्म फास्ट बॉलर, जो कि फॉर्म तो निश्चित तौर पर थोड़ा कम कंसिस्टेंट है, लेकिन विकेट जब ये निकालते हैं तो भर भर के 2-2, 3-3, 4-4 विकेट निकालते हैं। और बाकी केशव महाराज को इस बारे में बताने की ज्यादा जरूरत आपको है नहीं। हालांकि ये इस मैदान पर कितने बेहतर ऑप्शन होंगे वो एक क्वेश्चनेबल बात होगी, लेकिन एक बात तो कम से कम पक्की है कि अगर यहाँ पर जॉर्ज लिंडे भी खेल रहे हैं और केशव महाराज भी खेल रहे हैं तो निश्चित तौर पर वहां पर किसी एक ऑप्शन को आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई केवल एक ही खेल रहा है तब 100% आपको टीम में लेकर के जाना है। लेकिन उसमें यह भी हमको देखना पड़ेगा केशव महाराज पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे या नहीं, क्योंकि टॉप ऑर्डर के जो न्यूजीलैंड के बैटर्स हैं उन्हीं को दिक्कत होती भी है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर। बाकी गेराल्ड क्वेटजी भी खेल रहे हैं, ओटनील बाटमैन भी खेल रहे हैं, लूथो सिपामला भी खेल रहे हैं। और ओटनील बाटमैन ने निश्चित तौर पर रिसेंट टाइम में टी20 क्रिकेट में काफी सारी विकेटें निकाली हैं, इवन गेराल्ड क्वेटजी ने भी, लूथो सिपामला ने भी, और बाकी इनके जो बेंच के प्लेयर्स हैं उन लोगों का भी फॉर्म यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो प्रॉपर आपको जो पॉसिबल प्लेइंग 11 खेलने वाली है आज के इस मैच में, उसमें से ये जो कुल 6 बेहतरीन ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहे हैं, तो क्या ये 6 के 6 सूटेबल रहेंगे या कोई और ऑप्शन आपको बेहतर दिखाई पड़ सकता है? उसके लिए अगर आप हेड टू हेड क्या कर देखना है तो जो कि आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि कई सारे नए चेहरे हैं, उसमें से केवल रूबिन हरमन, टॉप ऑर्डर की जो पूरी ऊपर की 6 लोग बैटर हैं उसमें से केवल रूबिन हरमन न्यूजीलैंड के आप 3 मैच खेले, केवल 22 रन है, और उसमें जॉर्ज लिंडे के 3 मैच में 63 रन है, विकेट एक भी नहीं है। 2-2 मैचेस गेराल्ड क्वेटजी और केशव महाराज भी खेले हैं, 1-1 विकेट है। एक मैच खेल करके एंडले सिमलियन की केवल 1 विकेट है। तो हेड टू हेड का डेटा तो ऐसा है ना, ये आप सभी को ड्रॉप कर देंगे और उसी में वेन्यू का डेटा देखने आएंगे तो यहाँ पर कोई प्लेयर खेला है ही नहीं। लेकिन निश्चित तौर पर एक बात क्लियर है कि जब आप साउथ अफ्रीका की तरफ से अपनी टीम बनाएंगे तो उसमें या तो जॉर्ज लिंडे और या तो यहाँ पर केशव महाराज, अगर दोनों खेलते हैं तो मेरा प्रेफरेंस होगा जॉर्ज लिंडे के साथ, चूंकि निश्चित तौर पर एक तो फ्लैटर ट्रेजेक्टरी की बॉलिंग करते हैं, ज्यादा यहाँ पर इनके रन रोकने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, प्लस ये बैटिंग करके देंगे। लेकिन अगर केवल केशव महाराज खेल रहे हैं तब आप केशव महाराज को ही लेकर के जाइएगा। और बाकी यहाँ पर आपको मैं बता ही चुका हूं कि जॉर्डन हरमन मेरे हिसाब से और टोनी डी जॉर्जी ज्यादा बेहतर सेफर ऑप्शन होंगे। अब कौन चलेगा वो तो अलग क्वेश्चन वाली बात है, उसको तो आप बता नहीं सकते, लेकिन अभी फिलहाल प्रेफरेंस वाइज ये दोनों मेरे हिसाब से बेस्ट होंगे। तीसरा इन दोनों में से कोई एक होगा, चौथा ईथन बॉश होंगे, और पांचवा अब डिपेंड करेगा किस इनिंग की बॉलिंग है।
पहली इनिंग की बॉलिंग है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर गेराल्ड कोडजी को आप पिक करिएगा, वरना इनको लेके जाने की जरूरत है नहीं। सेकंड इनिंग की बॉलिंग में खास करके ले जाने की जरूरत नहीं है, पहली इनिंग की बॉलिंग में 100% रखिएगा। और ओटनील बार्टमैन को यहाँ पर मैं जरूर पिक करूंगा। बाकी तो बेंच के प्लेयर्स हैं, और अगर इसमें से कोई खेलता है तो जिसकी भी जगह पर खेलेगा वो निश्चित तौर पर उसी तरीके का उसका रोल होगा। तो फिलहाल तो ये 4 सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें से 5वां नाम या तो लिंडे या तो केशव महाराज में से एक होगा। और पहली इनिंग की बॉलिंग है तो गेराल्ड कोडजी को अभी आप ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से टीम आपको बनानी है, लेकिन कम से कम एक बात तो क्लियर है कि दोनों टीमें काफी फ्रेश तरीके से अपना स्क्वाड लेकर के आई हैं, लेकिन उसमें भी न्यूजीलैंड की टीम थोड़ी सी बेहतर दिखाई पड़ रही है। और प्लेयर बैटल के आंकड़ों में वीकनेसेस भी देखने आए तो कॉनर ईस्टरहुइजन को जिमी निशम आउट कर चुके हैं एक बार T20 फॉर्मेट में 7 गेंद पर 3 रन देकर के। टोनी डी जॉर्जी की कमजोरी रही है स्पिन बॉलिंग, और उसमें चाहे वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग हो, चाहे ऑफ स्पिन हो, चाहे लेग स्पिन, सभी के खिलाफ ये भर भर के विकेटें देते हैं। नंबर सबके सामने। बाकी रूबिन हरमन ये भी जिमी निशम पर एक बार आउट हो चुके हैं, लेग स्पिन इनकी भी एक कमजोरी है। तो निश्चित तौर पर जो ईस्ट सोढ़ी का एक फैक्टर बनता है ना, तो वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इस टीम के खिलाफ। और बाकी जो बैटर्स हैं उनके भी नंबर्स अगर आप देखने जाएं तो वही स्पिन बॉलिंग को खेलने की जो इनकी कमजोरी है, और न्यूजीलैंड से भी खराब स्पिन खेलती है ये टीम। अगर हम बात करें स्पिन खेलने को लेकर के, तो जो साउथ अफ्रीका टीम है वो मुझे थोड़ी सी आज कमजोर दिखाई पड़ रही है। और उसमें खास करके जब फॉर्मेशन अगर आप देखें पूरा का पूरा जो है न्यूजीलैंड की टीम का, उसको देखते हुए तो और भी पूरी तरह से पक्की बात दिखाई पड़ रही है कि आज न्यूजीलैंड की टीम आज के इस मैच को जीतने वाली है। तो क्या कंडीशंस बनेंगी और उसमें कौन सी टीम टॉस जीत करके क्या फैसला कर रही है, उसका भी एक बड़ा रोल होगा। वो सारे अपडेट्स आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा टॉस के बाद, कि किस टीम की बैटिंग पहले या सेकंड आ रही है, पिच कैसी है, और बाकी वेदर का तो आपको मैं बता ही चुका हूं। और उसकी बेसिस पर जो हमारी फाइनल टीम बनेगी वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट पर लिंक है, जाकर के क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम पर भी और व्हाट्सएप चैनल पर भी, और वीडियो पूरा देख लीजिए, वैसे भी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। फिलहाल ये वीडियो यहाँ पर करते हैं खत्म, चलते हैं, नमस्कार।